ओम साई राम टू ऑल। डेस्टिनी स्टार के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मंच में डॉक्टर पीयूष उपस्थित है। डॉक्टर पीयूष, आप रेडी हैं? आपको मेरा आंसर नमस्कार। बताइए। हाँ जी, आप जी, मंच ग्रहण करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच में। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने किया था टाइमिंग के ऊपर, तो जो लोग कल भी थे उन्हें पता होगा कल हम लोगों ने टाइमिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो आज भी हम उसी का एक पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, पीपीटी? जैसा कल भी मैंने बताया था और आज भी कि पीपी वो टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी हो किसी या न्यूमरोलॉजी हो या आप किसी भी उसमें जाएं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग। आपको टाइमिंग करने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इवेंट्स, और टाइमिंग जानने ही लोग आते हैं। ज़्यादातर लोगों का क्वेरी यही रहता है कि अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो कब तक सॉल्व होगा। प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है तो कब तक प्रॉपर्टी मिल सकती है, प्रॉपर्टी सेल कब तक हो सकती है, जॉब नहीं है तो कब तक जॉब मिल सकती है, बिजनेस नहीं है तो कब बिजनेस शुरू हो सकता है, बिजनेस का ग्रोथ कब हो सकता है, प्रमोशन कब हो सकता है। सबको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, एक टाइम लाइन। लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी या अपनी प्रॉब्लम या अपनी चीजों का या इवेंट का टाइम जानने आते हैं और उनका सॉल्यूशन। केवल वो प्रिडिक्शन लेने नहीं आते कि आप उन्हें ये बता दें कि अरे हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम इमोशनल हैं, वो भी एक पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ लोग ये जानना चाहते हैं। तो और टाइमिंग ही सबसे टफ पार्ट हो जाता है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में। और फील्ड का तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है कि आप इवेंट को टाइम कैसे करें। तो कल भी हमने एक दो मेथड सीखे थे, आज भी कुछ नया सीखेंगे कि ईजिएस्ट वे में कैसे टाइम करते हैं। आप ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी के कोर्स ज्वाइन करेंगे या ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, आपको टाइमिंग के नाम पे कहेंगे महादशा देख लीजिए, अंतरदशा देख लीजिए, प्रत्यंतर दशा देख लीजिए। मतलब वो इतना लंबा चौड़ा खेल बता देते हैं कि जल्दी स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता, लेमैन आदमी। वो कभी भी अपने शॉर्टकट या स्नैपशॉट नहीं बताएंगे जिससे आप इजिली टाइम कर लें, क्योंकि अब महादशा अंतरदशा इतना लंबा चौड़ा खेल हो जाएगा ना कि आप खुद ही बोर हो जाएंगे। कि कैसे देखें हम उसको। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अब, और उस पे भी प्रॉब्लम ये होता है कि मान लेते हैं 18 साल, अब एक एक महादशा 10 साल 8 साल 15 साल की है, तो मान लेते हैं कोई आदमी मैरिज के लिए आया और जिस प्लेनेट की महादशा चल रही वो मैरिज दे भी सकता है, तो क्या 15 साल की, तो 15 साल में कितनी बार मैरिज। अंतरदशा भी 2-2 साल 3-3 साल की होती है। तो कैसे आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं इजीएस्ट वे में, वो हम सीखेंगे। तो कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा। जो आपको क्लास में बताया जाएगा आज भी ना, वो भी बहुत काम का होगा। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रिलेशनशिप को लेके, मैरिज कब होगी, या ब्रेकअप या डिवोर्स को लेके, कोर्ट केस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, एजुकेशन को लेके, कैरियर को लेके, कैरियर में अप्स एंड डाउन है, कैरियर बिगिन कब होगा, कैरियर पीक पे कब पहुंचेगा, फॉर्च्यून कब राइज करेगा, भाग्योदय को लेके। इन्हीं इवेंट्स के टाइमिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं। तो उसको शुरू करने से पहले टाइमिंग को थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। मान लेते हैं जिनको बेसिक नहीं आता वो भी समझ। तो एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस होते हैं, 12 भाव, 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह, और 12 राशियां। तो मैं मोटे मोटे सिग्निफिकेशन आपको बता दूंगा, जिससे एक बार जिनको नहीं आता वो उनको भी क्लियर हो जाए, और जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाए।
फिर हम टाइमिंग टेक्निक पे चलेंगे। 12 हाउस है, फर्स्ट हाउस आपका खुद को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल आपके हेड बॉडी पार्ट में हेड को। सेकंड हाउस आपकी फैमिली को, आपके बैंक बैलेंस को, फूड को मतलब खाने पीने को, स्पीच यानी बोलचाल को, टीथ यानी दांतों को, अपने फेस यानी चेहरे को, आईज यानी आंखों को, और सस्टेनेंस को। सस्टेनेंस का मतलब होता है वो चीजें जो लाइफ की जरूरतें हैं। थर्ड हाउस आपका एफर्ट है, करेज है, शॉर्ट ट्रेवल छोटी यात्राएं, हैंड यानी हाथों को, शोल्डर यानी कंधों को, बॉडी पार्ट में नेक को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ का गोल क्या है, यंगर सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहन, और नेबर्स यानी पड़ोसी। फोर्थ हाउस आपका होम यानी घर को, प्रॉपर्टी, व्हीकल यानी गाड़ी को, मेंटल पीस जीवन में सुकून कितना रहे, मदर को अपनी माता के बारे में, हैप्पीनेस खुशियों के बारे में, और चेस्ट आपकी बॉडी पार्ट में आपके चेस्ट और ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और लंग्स के। फिफ्थ हाउस पे चलते हैं। फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस आपके किड्स को, आपके बच्चों के बारे में बताता है, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, लव अफेयर के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ओके, और आपका डाइजेशन कैसा रहेगा, अपर बैक पीठ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बारे में बताता है। सिक्स्थ हाउस आपके लोन, आपके एनिमी के बारे में, दुश्मनों के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट, जॉब के बारे में, लोअर बैक के बारे में, अपर सॉरी लोअर बैक यानी कमर का जो हिस्सा होता है, लोअर एब्डोमेन पेट के निचले भाग को, पेट एनिमल्स के बारे में, पालतू जानवर। सातवां भाव आपके रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज होगी कि नहीं होगी, होगी तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिजनेस के बारे में। रिप्रोडक्टिव पार्ट, किडनी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे ओवरी हो गया फीमेल्स में, यूट्रस हो गया मेल्स में, टेस्टीज है उनके बारे में। एट्थ हाउस यानी आठवां भाव आपके ससुराल, आपके लॉस के बारे में बताएगा, ऑकल्ट साइंस के बारे में, एनोस और रेक्टम के बारे में। नाइन्थ हाउस नवा भाव आपके टीचर यानी गुरु के बारे में, फादर यानी पिता के बारे में, हायर नॉलेज के बारे में, लॉन्ग ट्रेवल लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, वो सब नाइन्थ हाउस नवे भाव से देखते हैं। थाइज जांग के बारे में। टेंथ हाउस आपका कैरियर और आपके नी जॉइंट के बारे में। इलेवेंथ हाउस आपकी इनकम कितनी होगी, सैलरी कैसी रहेगी, डिजायर्स यानी आपकी इच्छाएं कौन कौन सी हैं, फ्रेंड्स यानी दोस्तों के बारे में, एल्डर सिबलिंग्स यानी बड़े भाई बहन, और काफ मसल पैर का जो हिस्सा होता है घुटने से लेके एंकल यानी एड़ी तक के बीच का हिस्सा उसको कहते हैं, वो वाला पार्ट जो। ट्वेल्थ हाउस 12वां भाव आपके बेडरूम के बारे में, आपकी स्लीप यानी नींद के बारे में, कंफर्ट यानी आराम के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, आइसोलेशन अकेलापन, आपके मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो 12वें भाव से ही देखते हैं। एक्सपेंसेस यानी खर्चे कितने होंगे, लॉस क्या हो रहा है आपका, फॉरेन लैंड के बारे में, फॉरेन सेटलमेंट, फीट यानी एड़ियों के बारे में। ये 12 भाव के सिग्निफिकेशन हो गए, जो मोटे मोटे ब्रॉड सिग्निफिकेशन जो आपको पता होने चाहिए, जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं पता उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से 9 प्लैनेट्स के भी अपने सिग्निफिकेशन होते हैं। पहला प्लैनेट है सन। सन आपके फादर को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर ईगो कितना है वो बताता है, बॉडी पार्ट में आपके हार्ट है, आईज हैं, बोन्स के बारे में बताता है। सन एफ्लिक्टेड होगा तो आपका फादर से प्रॉब्लम होगी, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आईज का प्रॉब्लम हो सकता है। मून आपका जो है चंद्रमा आपकी मदर के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, आपके अंदर मेंटल पीस है कि नहीं है जीवन में, मानसिक शांति। ब्लड फ्लो के बारे में बताएगा, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में बताएगा। चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो तो फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। फूड खाने पीने के बारे में, एक्सपेंसेस खर्चों के बारे में, और ट्रेवल यानी यात्राओं का भी कारक। मरकरी यानी बुध, ये स्पीच यानी आपकी वाणी के बारे में बताता है। डॉक्यूमेंट जो भी पेपर वर्क होता है ना, किसी भी तरीके का पेपर वर्क, वो सब मरकरी के अंडर में आता है। आपकी एजुकेशन कौन सी होगी, किस फील्ड में होगी, कैसी होगी, इसके बारे में। स्किन के बारे में बताता है, स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जुपिटर, जुपिटर आपके वेल्थ के बारे में बताएगा, आपके जीवन में खुशियां कितनी, हैप्पीनेस, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, बच्चे हैं तो उनसे रिलेशन कैसे हैं, इसका कारक है। फीमेल्स के लिए हस्बैंड का कारक है। डाइजेशन के बारे में, लीवर के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, आपके टीचर और गुरु के बारे में।
उसके अलावा वीनस यानी शुक्र, वो आपके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, मैरिज होगी कि नहीं होगी, लव अफेयर, रिलेशनशिप, सब कुछ। मेल्स के लिए वाइफ के बारे में बताता है, ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट सब वीनस के अंडर में आते हैं, किडनी के बारे में, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न आपके हार्ड वर्क का कारक है, कैरियर का कारक है, पेन यानी दर्द हो रहा हो कहीं, डिजीज यानी बीमारियों का, पेशेंस यानी धैर्य का, मसल्स आपकी मांसपेशियों का, लेग्स यानी पैरों का। फिर मार्स यानी मंगल आपके भाइयों का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, करेज, हिम्मत कितनी है आपके अंदर, आपकी ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं के बारे में बताता है, बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में मज्जा होती है। फिर राहु, राहु आपके फॉरेन लैंड का कारक है, फॉरेन कल्चर का कारक है, विदेशी भूमि, फॉरेन कल्चर, फॉरेन रिलीजन, मतलब आपके धर्म से दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो सब फॉरेन कल्चर। केतु आपकी स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आध्यात्मिकता का, मोक्ष का, ऑकल्ट, एस्ट्रो, न्यूमरो, पामिस्ट्री सब ऑकल्ट में आते हैं। साधना, मिस्टेक्स का कारक है, गलतियां क्या कर रहे हैं आप, पास्ट लाइफ से आप क्या लेकर आए ये केतु बताता है। तो जिसे ना याद हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है प्लैनेट के सिग्निफिकेशन का, क्योंकि टाइमिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। अभी आप सिग्निफिकेशन नहीं पता होंगे तो आप कैसे निकाल पाएंगे कौन सा इवेंट टाइम का। इसका भी ले लीजिए आप। दूसरा 12 राशियां होती है, 12 राशियां उनके लॉर्ड के बारे में, वो मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। हर राशि का अपना एक नंबर होता है। चार्ट में जो नंबर देखते हैं आप वो राशि के होते हैं, हाउस के नहीं। हाउस और भाव तो फिक्स होता है। तो फर्स्ट नंबर है एरीज यानी मेष राशि का, जिसका लॉर्ड मार्स यानी मंगल। सेकंड नंबर टॉरस का है, वृषभ राशि का, जिसका लॉर्ड वीनस यानी शुक्र है। 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन राशि का, जिसका लॉर्ड मरकरी यानी बुध है। 4 नंबर कैंसर यानी कर्क राशि का, जिसका लॉर्ड मून यानी चंद्रमा है। 5 नंबर लियो यानी सिंह राशि का, जिसका लॉर्ड सन यानी सूर्य है। 6 नंबर वर्गो यानी कन्या राशि का, जिसका लॉर्ड मरकरी यानी बुध है। 7 नंबर लिब्रा यानी तुला राशि का, जिसका लॉर्ड वीनस यानी शुक्र है। 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का, जिसके 2 लॉर्ड यानी स्वामी है, मार्स और केतु, मंगल और केतु। 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु राशि का, जिसका लॉर्ड जुपिटर है, बृहस्पति है। 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि का है, जिसका लॉर्ड सैटर्न है, शनि। 11 नंबर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का, जिसके लॉर्ड सैटर्न और राहु, शनिदेव और राहु देव। 12 नंबर पाइशीज यानी मीन राशि का, जिसका लॉर्ड जुपिटर है। तो जो ये नंबर है ये आपको याद होने चाहिए। 1 नंबर मतलब एरीज, 2 नंबर मतलब टॉरस यानी वृषभ, 3 नंबर मतलब जेमिनाई यानी मिथुन, 4 नंबर मतलब कैंसर यानी कर्क, 5 नंबर मतलब लियो यानी सिंह, 6 नंबर मतलब वर्गो यानी कन्या, 7 नंबर मतलब लिब्रा यानी तुला, 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, 9 नंबर मतलब सेजिटेरियस यानी धनु, 10 नंबर मतलब कैप्रिकॉन यानी मकर, 11 नंबर मतलब एक्वेरियस यानी कुंभ, 12 नंबर मतलब पाइशीज यानी मीन राशि। और इनके लॉर्ड यानी स्वामी जो है वो ग्रहों के नाम आपको याद होंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको ना याद। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे 12 भाव लिखे हैं। तो ये जो है हाउस फिक्स है, ये जो नंबर लिखे हैं राशियों के। फर्स्ट हाउस में मतलब एरीज राशि, यहाँ पे 2 नंबर लिखा मतलब टॉरस यानी वृषभ राशि, 3 नंबर मतलब जेमिनाई यानी मिथुन राशि, 4 नंबर मतलब कैंसर यानी कर्क राशि। इसी तरह हम एक और एग्जांपल चार्ट देखिए। आपको ये चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, फर्स्ट हाउस जहाँ पे 7 नंबर लिखा हो फर्स्ट हाउस है। और 7 नंबर का मतलब क्या है, फर्स्ट हाउस है लिब्रा यानी तुला राशि। ओके। तो आप ये देखिए जहाँ पे 4 नंबर लिखा वो 10th हाउस है, 10वां भाव। और 4 नंबर मतलब कैंसर यानी कर्क राशि। तो अगर आपसे कोई कहता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी स्वामी क्या है, तो आपको क्या देखना है, वहां पे जो राशि लिखी है उसका लॉर्ड। तो फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखिए लिब्रा, लिब्रा का लॉर्ड कौन है, वीनस, अभी हमने पढ़ा था। तो आपसे कोई कुछ पूछे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ गया, तो आप कहेंगे फर्स्ट हाउस में लिब्रा राशि है, उसका लॉर्ड यानी स्वामी जो है शुक्र है यानी वीनस है, वो 4th हाउस में बैठा है, 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि कौन सी, कैप्रिकॉन यानी मकर। आपसे कोई कहे 7th हाउस का लॉर्ड क्या है,
तो आप देखेंगे 7th हाउस में राशि कौन सी बैठी, तो जहाँ पे एक नंबर लिखा है वो 7th हाउस है, 7वां भाव। वहां पे राशि बैठी एरीज यानी मेष, उसका लॉर्ड है मार्च यानी मंगल, जो गया है आपका 8 नंबर जहाँ लिखा है, जहाँ 8 नंबर लिखा है वो है 2nd हाउस। और वहां जो राशि बैठी है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, उसमें बैठा है। तो ये राशि के नंबर है, हाउस के नहीं। अब आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे भृगु चक्र पद्धति, जो मेथड होता है उसके बेस। तो ये बहुत ही आसान है इवेंट को टाइम करने का, कि आपका इस साल में क्या होगा, अगले साल क्या होगा। इसमें क्या होता है, ईच हाउस करस्पॉन्ड्स टू 1 ईयर। भृगु चक्र पद्धति में क्या होता है, जो हम मेथड यूज करते हैं, कि भृगु चक्र पद्धति में हर हाउस 1 साल के बराबर है। ओके, मतलब जो फर्स्ट हाउस है, राशि नहीं, जो फर्स्ट हाउस, हमको हाउस से मतलब है, और वहां बैठा राशि तो हम बाद में देखें। फर्स्ट हाउस जो है आपका पहला साल हो जाएगा जन्म के बाद, 2nd हाउस आपका दूसरा साल हो जाएगा, लिखा भी है। 3rd हाउस तीसरा साल, 4th हाउस पांचवा चौथा साल, 5th हाउस 5वां साल, 6th हाउस 6ठा साल, 7th हाउस 7वां साल, 8th हाउस 8वां साल, 9th हाउस 9वां साल, 10th हाउस 10वां साल, 11th हाउस 11वां साल हो गया, 12th हाउस 12th ईयर हो गया। इस तरह आपके 12वां भाव पहुंचते पहुंचते 12 साल आपके जीवन के पूरे हो गए। फिर से फर्स्ट हाउस आ जाएगा, तो फर्स्ट फिर 12 से आगे ही काउंटिंग करेंगे, 12 साल के आगे। तो फर्स्ट हाउस में फिर आप जाएंगे तो हो जाएगा 13वां साल, 2nd हाउस हो गया 14वां साल, ऐसे ही एक एक साइकिल चलती रहेगी। पहले आप एक फर्स्ट हाउस को फर्स्ट ईयर मान के काउंट करना शुरू करेंगे, तो 12वें भाव तक पहुंचते पहुंचते 12वां साल आ जाएगा। फिर वापस उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे, फर्स्ट हाउस को 13वां साल, 2nd हाउस को 14वां साल, 3rd हाउस को 15वां साल, 4th हाउस को 16वां साल, 5th हाउस को 17th ईयर, 6th हाउस को 18th ईयर, 7th हाउस को 19th ईयर, 8th हाउस को 20th ईयर, 9th हाउस को 21वां साल, 10th हाउस को 22वां साल, 11th हाउस को 23वां साल, और 12th हाउस को आके फिर दोबारा 24 साल पूरे हो गए। फिर से फर्स्ट हाउस से करेंगे तो 25 साल, 2nd हाउस से 26 साल, इसी तरीके से साइकिल रोटेट होती रहेगी। समझ में आया? फर्स्ट हाउस को फर्स्ट ईयर मान लेना है, और बस वो साइकिल चलती रहेगी। 2nd हाउस को 2nd ईयर, 3rd हाउस को 3rd ईयर, इस तरह 12th हाउस तक पहुंचते पहुंचते 12 साल आपके जीवन के पूरे हो गए। फिर उसी साइकिल को कंटिन्यू करना है। फिर से फर्स्ट हाउस आ गया 12th हाउस के बाद, तो 12 साल कंप्लीट होने के बाद 13 साल, 14 साल, 15 साल, इस तरह पूरा साइकिल दोबारा जब कंप्लीट करेंगे 12th हाउस आते आते 24 साल पूरे हो जाएंगे। फिर से फर्स्ट हाउस को 25 साल, 26 साल, इस तरह करेंगे तो पूरे 3 राउंड पूरे होते होते 36 ईयर पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से रोटेट करते रहे। इसमें क्या होता है कि हर हाउस, आप समझे, तो जो साल जिस हाउस पे आ रहा होगा ना, उस हाउस से रिगार्डिंग, और उसमें जो ग्रह बैठे हैं उनके कारक तत्व आपको देखने हैं, उनकी जो लॉर्डशिप है वो देखनी, उससे रिगार्डिंग इवेंट आपको उस साल में होते मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको चेक करना है कि जब मैं 20 साल का हुआ तो क्या हुआ था, तो आपने फर्स्ट हाउस से काउंट करना शुरू किया, पहला भाव। या आप मान लेते हैं, जब आप मान लेते हैं कि पहले साल क्या हुआ था जब मैं पैदा हुआ था, तो उसके लिए आप सीधे फर्स्ट हाउस देखें, वहां बैठे साइन और प्लेनेट उससे रिगार्डिंग इवेंट हुआ होगा, वो प्लेनेट जिन चीजों का कारक है और जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से रिगार्ड, और फर्स्ट हाउस से रिगार्ड। दूसरे साल आपके पैदा होने के बाद क्या हुआ था, तो दूसरे साल में बैठे प्लेनेट और साइन को देखिए। तीसरे साल में क्या इवेंट हुआ था उस आपके पैदा होने के बाद, उसके लिए तीसरे साल में देखिए। चौथे साल में क्या हुआ था, 4th हाउस देखिए। 5वें साल में क्या हुआ था, 5th हाउस देखिए। छठे साल में क्या हुआ था, 6th हाउस। 7वें साल में 7th हाउस। 8वें साल में 8th हाउस। 9वें साल में 9th हाउस। 10वें साल में 10th हाउस। 11th ईयर में आपके पैदा होने के बाद 11th हाउस। 12वें साल में 12वां भाव। फिर 13वें साल में क्या हुआ था, फिर से फर्स्ट ईयर पे आ गए। 14वें साल में क्या हुआ था, 2nd ईयर, सॉरी 2nd हाउस। 15वें साल में क्या हुआ था आपके पैदा होने के बाद, 3rd हाउस देखिए। 16वें साल में पैदा होने के बाद क्या हुआ था, चौथा घर देखिए। 17वें साल में 5वां घर देखिए। 18वें साल में 8वां भाव। 19वें साल में 7th हाउस देखिए।
आप क्या कंफ्यूजन आएगा कि सर ये तो सबके लिए सेम रहेंगे, हर किसी का 19वां साल 7th हाउस में पड़ेगा तो क्या 19वें साल में सबकी मैरिज हो जाएगी? नहीं, वो नहीं होगा। तो अगर 7th हाउस रिलेशनशिप और बिजनेस का है, तो रिलेशनशिप है, बिजनेस है, पब्लिक फेम से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट जरूर होगा। हो सकता है किसी की शादी हो रही हो तो किसी के बिजनेस में कुछ हो रहा हो, एक बात। दूसरी बात, भले वो हाउस सेम रहेगा बट हर किसी के में राशि अलग अलग आएगी, वहां प्लेनेट अलग अलग हो सकते हैं, वो डिफर कर जाए। तो प्लेनेट के कारक और लॉर्डशिप देखने हैं। तो ये टेबल भी आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद तो कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान। सबसे बड़ी बात है इसके, इससे आसान क्या हो जाता है, इससे आसान ये हो जाता है जैसे मान लेते हैं आज आप 30 साल के हो चुकी है उम्र, तो आप देख सकते हैं कि अगले साल अब मेरे क्या क्या हो सकता है, कौन सा हाउस मेरा एक्टिव रहेगा, 32वें साल में क्या इवेंट होने वाला। जिस तरीके से ट्रांजिट और वो देखते हैं उसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाइड वे में देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हर हाउस एक साल के बराबर है, तो फर्स्ट हाउस को फर्स्ट ईयर मान के काउंट करना है, सेकंड हाउस को सेकंड ईयर, थर्ड हाउस को थर्ड ईयर, इस तरह 12th हाउस तक पहुंचते पहुंचते 12 ईयर, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर से आगे कंटिन्यू करना है, फिर से फर्स्ट हाउस को जो है आगे फर्स्ट हाउस पे काउंट करना है, तो 12 साल हो गए थे, तो अब फर्स्ट हाउस आ गया 13th ईयर। इस तरह कंटिन्यू करते करते फिर 12 भाव तक एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, तो पहले 12 साल, फिर दोबारा 24 साल, इस तरह तीसरी बार जब कंटिन्यू करेंगे तो 36 साल। पहले आप 12 साल जो है 12 भाव तक काउंट कर लिया, फिर 13वां साल आ गया फर्स्ट हाउस, 14वां साल आ गया सेकंड हाउस, 15th ईयर आ गया थर्ड हाउस, 16th ईयर आ गया फोर्थ हाउस, 17th ईयर आ गया फिफ्थ हाउस, 18th ईयर आ गया सिक्स्थ हाउस, 19th ईयर आ गया सेवंथ हाउस, 20th ईयर आ गया 8th हाउस, 21st ईयर आ गया 9th हाउस, 22nd ईयर आ गया 10th हाउस, 23rd ईयर आ गया 11th हाउस, 24th ईयर आ गया 12th हाउस। दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया, सेकंड साइकिल। फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, फर्स्ट हाउस में 25th ईयर, सेकंड हाउस में 26, थर्ड हाउस में 27, फोर्थ हाउस में 28, फिफ्थ हाउस में 29, सिक्स्थ हाउस में 30, सेवंथ हाउस में 31, 32 आ गया 8th हाउस में, 33 आ गया 9th हाउस में, 34 आ गया 10th हाउस में, 35 आ गया 11th हाउस में, 36 आ गया 12th हाउस में। थर्ड साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, फर्स्ट हाउस में आ गया 37। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। तो हर साल में एक हाउस एक्टिव होगा, तो उस साल में उस हाउस के रिगार्डिंग, उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखने हैं, वहां बैठे प्लेनेट और को देखना है, जो प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट के कारक तत्व और लॉर्डशिप देखनी है, उसके रिगार्डिंग इवेंट होगा। तो ये आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जिससे आपको याद रहे। ये देखिए, सी द लॉर्डशिप ऑफ हाउस प्लैनेट्स एंड लॉर्डशिप ऑफ प्लैनेट्स टू टाइम द इवेंट, sorry, see the signification of house planets and lordship of planet to time the event। इसी को हम धीरे धीरे एग्जाम्पल चार्ट पे समझ। जैसे मान लेते हैं ये एग्जाम्पल चार्ट, जिसमें 7 नंबर लिखा फर्स्ट हाउस, तो पहले साल में इवेंट होगा फर्स्ट हाउस का, फर्स्ट हाउस की जो चीजें, ऊपर से यहाँ बैठा है केतु, केतु जिन चीजों का कारक है उसके रिगार्डिंग इवेंट होगा। केतु किस हाउस का लॉर्ड है उसके रिगार्डिंग इवेंट होगा। जैसे केतु स्कॉर्पियो का लॉर्ड है सेकंड हाउस का, तो सेकंड हाउस से रिगार्डिंग इवेंट इसके पहले साल में हो सकते हैं पैदा होने। सेकंड हाउस में किन सेकंड दूसरे साल में पैदा होने किन चीजों का इवेंट हो सकता है, वो है दूसरे भाव का। दूसरा भाव फैमिली, बैंक बैलेंस, सेविंग्स का है, वहां पे लॉर्ड बैठा है मार्स, जो दूसरे भाव का भी लॉर्ड है, 7th हाउस का, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अब दूसरे साल में शादी तो हो नहीं सकती, थोड़ा सा कॉमन सेंस को हमेशा यूज करना पड़े। सैटर्न है कैरियर का कारक, कैरियर से रिगार्डिंग हो सकता है। फिफ्थ हाउस है बच्चे, तो बच्चों से रिगार्डिंग हो सकता है। फोर्थ का लॉर्ड है सैटर्न, तो प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग हो सकता है, मदर से रिगार्डिंग हो सकता है। तो प्रैक्टिकली आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, कम कौन से साल में क्या हो सकता है। 2 साल में, दूसरे साल में 7th लॉर्ड बैठा तो शादी तो होगी नहीं।
तो फर्स्ट साइकिल में तो आपको हेल्थ और इससे रिगार्डिंग इवेंट ही ज़्यादा मिलेंगे और फैमिली के रिगार्डिंग। जैसे सेकंड हाउस में फैमिली के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट हुआ होगा। तो अब आपने मान लेते हैं एक साइकिल कंप्लीट कर ली, यहाँ 12वें भाव तक आपके 12 साल पूरे हो गए। थर्ड, और मान लेते हैं 2 साइकिल कंप्लीट कर ली, 24 साल पूरे हो गए 12th हाउस। फिर आप काउंट कीजिए, तो फर्स्ट हाउस में आ गया 25वां साल। क्यों? क्योंकि 20 साल के बाद ही लाइफ में इवेंट शुरू होते हैं सबकी, तभी तो हम कुछ करना शुरू करते हैं। तो 25वें साल में फर्स्ट हाउस आ गया, तो फर्स्ट हाउस हेल्थ का है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग इवेंट हो सकता है। केतु सेकंड हाउस का लॉर्ड है, बैठा है, तो 25वें साल में सेकंड हाउस, फैमिली, बैंक बैलेंस, सेविंग्स, पैसों को लेके कुछ ना कुछ होगा। 26वें साल में आ गया सेकंड हाउस। अब देखिए 26वें साल में क्या बैठा है? सैटर्न। सैटर्न कैरियर का कारक है, कैरियर के रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट जरूर होगा। सैटर्न फोर्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ का, हो सकता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो। फिफ्थ हाउस है, बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है। मार्स बैठा है, मार्स सेवंथ का लॉर्ड है, तो सेवंथ लॉर्ड है, शादी हो सकती है, मैरिज के रिगार्डिंग कोई इवेंट हो सकता है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। इस तरीके से आप देखेंगे। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का, तो आ गया था 25, 26, 27वां साल आ रहा है थर्ड हाउस। छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ हो सकता है, कोई प्रोमिनेंट इवेंट। थर्ड हाउस न्यू बिगिनिंग का, कुछ नया शुरू हो सकता है। फोर्थ हाउस में आ गया, फोर्थ हाउस तो बहुत, फोर्थ हाउस देखिए 28वां साल, तो ये साल बहुत इवेंटफुल होगा क्योंकि इसमें कई प्लेनेट बैठे हैं। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, मदर का है, व्हीकल का है। वीनस यहाँ बैठा है, गाड़ियों का कारक है, गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ियों के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। जुपिटर बैठा, हायर नॉलेज का कारक है, बच्चों का कारक है, उसके रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। जुपिटर सिक्स्थ का लॉर्ड है, जॉब के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, सिक्स्थ हाउस डिजीज का है। सन बैठा है, फादर के रिगार्डिंग कोई इवेंट प्रोमिनेंट हो सकता है। 11th का लॉर्ड है, इनकम को लेके कोई इवेंट हो सकता है। इस तरीके से आप देखेंगे प्लैनेट जो बैठे हैं उनके कारक तत्व और उनकी लॉर्डशिप। तभी हम इसको एग्जाम्पल चार्ट पे लेंगे। अजय सर, आप हैं क्लास में? हाँ सर, हूँ ना। ठीक है सर, आप 1 मिनट के लिए देखिए, तो मैं करता ठीक हूँ है, उसको ठीक है। कंटिन्यू। ओके। ओके, ओके। सर की जैसे कल हमने आपको बताए थे कि सर की 5 दिन की क्लास आ रही है। टाइमिंग के ऊपर है ना, आपको कौन से इवेंट का टाइमिंग कब करना है और कैसे उसको कैलकुलेट करना है, उसके सिर्फ टाइमिंग के ऊपर क्लास आ रही है, जो 26 जनवरी से चालू होंगी और 30 जनवरी तक चलेंगी। इसका जो टाइम है, रात के 9 बजे से क्लास चालू होंगी, 11 बजे के आसपास तक चलती है क्लास। इसका जो फीस रहेंगी 2345 है, लेकिन जो आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए जो फीस डिस्काउंटेड ऑफर है 1560 का है। आज रात तक जो पेमेंट करते हैं उनके लिए डिस्काउंट मिलेगा 1560। जो कल से पेमेंट करेंगे उनके लिए 2345 फीस रहेंगी। ये जो क्लास है इसमें आपको बहुत सारी चीज बताई जाएंगी, सब इवेंट के बारे में, इवेंट टाइमिंग ऑफ इवेंट, आपके बच्चे के बारे में, नौकरी के बारे में, शादी के बारे में, या जो भी अपने लाइफ पे इवेंट होते हैं, छोटे से लेके बड़े इवेंट तक, कैसे कैलकुलेट करना। कैलकुलेट तो आप कर भी सकते होंगे, लेकिन एक्यूरेट नहीं कर पाते कभी। अपने इसमें आपको एक्यूरेसी का 1 महीने का टाइम पीरियड या हफ्ते भर का भी टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो कि इस वीक होगा या इस मंथ होगा, इतनी एक्यूरेसी तक आप पहुंच सकते हो। इसकी जो डेट है 26 जनवरी से चालू हो रहा है और 30 जनवरी तक चलेगा। हम आपको PDF, रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट्स में प्रोवाइड करेंगे। तो जो लोग आज पेमेंट करना चाहते पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9990369555। आपको जो ये नंबर पता है 9990369555, ये GPay, फोन पे, पेटीएम नंबर है। ये आपके सामने बैंक डिटेल भी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे, और पेमेंट करके मुझे इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। उसके अलावा हमारी और एक क्लास आ रही है जो कल से चालू हो रही है, ये रिस्ट वॉच की एनालिसिस क्लास आ रही है। इसकी मार्केट की फीस सिर्फ 25,000 30,000 के ऊपर रहती है, लेकिन आप लोगों के लिए हम इसके लिए जो फीस है मिनिमम फीस पे ला रहे हैं 6666। ये क्लास कल से चालू होंगी, हफ्ते में 3 दिन क्लास चल रहती है। कल से क्लास चालू हो रही है रात के 9 बजे से, ये भी टाइमिंग भी इसका रात के 9 बजे है। ये इसकी हर हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेंगी, 23, 24, 25 जनवरी,
फिर 31 जनवरी, 1-2 फरवरी, 4, 5, 6 और 7 फरवरी, ये आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा इसका। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 6666 है। एक क्लास का रात के 9 बजे से चालू होंगी। सर आपका कंटेंट बता देते कि आपकी क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाले हो यूज सर। जी हाँ, देखिए हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सारे इवेंट्स को टाइम कैसे करना है एक्यूरेटली। पहली बात एक चीज ईयरली। बता देना चाहता हूँ मैं आपको, अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है जी तो भी हम आपको उतना सिखा देंगे कि आपको ये कैलकुलेट करना पूरा आराम से आ जाए। बरोबर सर। जी हाँ, जिनको बेसिक नहीं आता हम फर्स्ट डे उनको बेसिक बता देंगे, जो जो रिक्वायर्ड होगा, हाउस, साइन, प्लेनेट, सब कुछ। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इवेंट टाइम करना एक्यूरेटली, ईयर कैसे निकालना है किसी इवेंट का, और मंथ और हम डेज तक भी जाएंगे। ओके। और सबसे बड़ी बात होती है इस कोर्स की, खास बात ये मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा सब लोग ज्वाइन करें कि इसमें जो मेथड सिखाई जाएंगे बहुत सिंप्लीफाइड होंगे। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में लोग दशा अंतरदशा में उलझा देते हैं, हम वो स्नैपशॉट मेथड नहीं बताते। मैं आपको सारे स्नैपशॉट मेथड बताऊंगा कि आप टू द पॉइंट सीधे ईयर तक तो आप एक झटके में पहुंच जाएंगे, एक सेकंड, क्या इस साल में इवेंट हो सकता है। उसके बाद हम ट्रांजिट और बाकी चीजें जो मेथड उसको लगा के हम मंथ भी निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांजिट भी इसमें मैं बताऊंगा। और हर इवेंट को टाइम करने के एक नहीं 2-3 मेथड बताए जाएंगे, जिससे दोनों तीनों मेथड से एक इवेंट को टाइम करके आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाए, कंफर्मेशन। और जितने इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैरिज का टाइमिंग है, लॉन्ग टर्म रिलेशन है, डिवोर्स है, इसको लेके कैरियर में चेंजेस हैं, प्रमोशन है, जॉब टाइम है, अप्स एंड डाउन है, फाइनेंशियल ग्रोथ में अप्स एंड डाउन है, चाइल्ड बर्थ, मिस कैरेज का टाइम है, घर चेंज करने का टाइम है, स्टेटस और फेम कब राइज करेगा, फॉर्च्यून भाग्योदय का टाइम है, पास्ट लाइफ इवेंट को टाइम करना है, एजुकेशन में जो चेंजेस आएंगे उसको टाइम करना, गुड और बैड इफेक्ट, जैसे हम तमाम योग सुनते आते हैं ना, मांगलिक दोष है, साढ़े साथी है, कोई कहते हैं साढ़े साथी किसी के लिए तो बहुत अच्छी रही, किसी के लिए बहुत खराब रही, तो उसके गुड और बैड इफेक्ट का टाइम कैसे जाने, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कब होगा, गुरु से कब मिलेंगे। उसके अलावा हर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं एक रेमेडी भी आपको सजेस्ट करूँगा। और ट्रांजिट के भी इस मेथड बताऊंगा, गोचर देखने के भी इसमें कई सारे मेथड बताए जाएंगे, और सारे के सारे स्नैपशॉट मेथड भी बताए जाएंगे इवेंट को टाइम करने के। तो और और जो दोबारा सबसे बड़ी बात है, ये मेथड आपको जल्दी किसी कोर्स में मिलेंगे नहीं, आपको कहीं भी इतने सारे मेथड एक कोर्स में नहीं मिलेंगे, इतने शॉर्टकट वे में टाइम करने के एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर जिसने मिस किया, मुझे नहीं लगता दोबारा फिर उसको मिलने वाला। और इसमें जो मेथड बताए जाएंगे, जैसे कल हमने एक मेथड आपको बताया था, दूसरा बता रहे हैं, ऐसे जी मल्टीपल मेथड बताए जाएंगे जिसका आप अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हो। बिल्कुल। बरोबर सर। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हर जैसे फिर इवेंट से। के लिए हाँ हर बोलिए। इवेंट के लिए कम से कम 3 से 4 मेथड बताए जाएंगे, जिससे आप कंफर्म कर लें। अगर आपको इस एक मेथड में तकलीफ हो रही है तो दूसरे मेथड से भी आप यूज करते, जो आपको सिंपल लगता है। सबका बिल्कुल आउटपुट वही आने वाला है, लेकिन आपको जो सिंपल लगता है आपको वो वाला यूज करना है आप लोगों को। तो जी कम से कम 3 इवेंट आपको बताए जाएंगे, 3 मेथड। वो आपकी चॉइस है, आपको कौन से मेथड से इवेंट निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, सर की 5 दिन की क्लास आ रही है, 26 जनवरी से चालू हो रही है, जो 30 जनवरी तक चलेंगी। रात के 9 बजे से क्लास का टाइमिंग है, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और आपको पीडीएफ मिलेंगे, डिटेल पीडीएफ हम लोग देते हैं। जो आज रात तक पेमेंट करेगा उनके लिए हमारी तरफ से ऑफर फीस रहेंगी, डिस्काउंटेड फीस 1560। जो कल के बाद पेमेंट करेंगे उनके लिए 2345 रहेंगी। इसके साथ और एक ऑफर दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। जो आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए और एक ऑफर है, उनके लिए एक रेमेडी क्लास है, जो 4-5 घंटे की सर की फुल रेमेडी क्लास थी, आज से 2 महीने पहले आई थी। रिकॉर्डिंग सेशन है, 1000 रुपये फीस थी उसकी। वो पूरी कोर्स आपको पीडीएफ के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएंगी, अगर आप पेमेंट आज करते हो तो। हाँ सर, आगे चलिए। जी अभी आप कोई बताइए। हैंड रेस मत कीजिए, क्योंकि आपके डाउट आखिरी में सब लिए जाएंगे। पहले आप समझ जाइए पूरा। ठीक है। अब जो मेथड हमने अभी तक सीखा, अब उसको हम एग्जांपल चार्ट पे देखते हैं कि कैसे। देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल चार्ट है लियो असेंडेंट। सर एक मिनट रुक जाओ, अंकिता जी जी आपको बोला ना बाद में आप हैंड डाउन कीजिए अभी। हाँ बोले, कोई अर्जेंट है क्या आपको अंकिता जी। जी जी सर, ओम साई राम सर, हमें बस ये पूछना था, जो आप अभी समझा रहे हैं उसके अंदर में प्लैनेट का जो है वो बेसिक हॉरोस्कोप के हिसाब से चल रहा है या चलित कुंडली के हिसाब से? नहीं नहीं, और सेकंड, बेसिक बेसिक हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप। सर सेकंड क्वेश्चन ये, दीदी क्वेश्चन सेकंड बाद में पूछना, पहले आप समझ लो बात को, उसके बाद आके बताते ना आपको। अभी लास्ट में क्वेरीज लेंगे हम, ठीक। हाँ बोलो बोलो। बोलो आप, ठीक। पीछे आप बोलो। जी। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल चार्ट है, हर चार्ट में मैंने 2-3 इवेंट लिखे हुए हैं।
तो लियो असेंडेंट का चार्ट है, तो मैंने 7th हाउस को लिया है। 7th हाउस रिलेशनशिप बिजनेस का होता है। तो हम पहले देखेंगे 7th हाउस में क्या साइन है, एक्वेरियस साइन है, वहां पे कोई प्लेनेट है नहीं है। तो 7th हाउस में एज कौन सी आएगी? अगर आप फर्स्ट हाउस जहाँ 5 नंबर लिखा है लियो उसको फर्स्ट ईयर मान लें, तो सेकंड हाउस में सेकंड, तो 7th हाउस में आ जाएगा 7 ईयर। तो 7 में 12 प्लस करेंगे, दोबारा जब साइकिल काउंट करेंगे तो उसमें आ जाएगा 19। या आप सिंपली नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं आप इसमें, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th हाउस में 7वां साल आ गया जो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 8वें में 8वां साल, 9वें में 9वां साल, 12वें हाउस आते हैं 12वां साल 12th हाउस। फिर फर्स्ट हाउस में 13th ईयर, सेकंड हाउस में 14, थर्ड हाउस में 15, फोर्थ हाउस में 16, फिफ्थ हाउस में 17, सिक्स्थ हाउस में 18, तो 7th हाउस में आ गया 19 जो मैंने लिख दिया 7 साल, 19 साल, 31वां साल। तो सिंपल सी बात है, आप 7 साल पता है आपको 12 प्लस करते जाइए, 19 में 12 प्लस कर दिया तो 31st ईयर। और भी इसके आगे निकाल सकते हैं, 31st में 12 प्लस किया 43। तो मैंने अभी यहाँ पे 3 ही साल मेंशन किए, तो 7th हाउस में 3 एजेस आ गई। तो आपको पता है कि अब 7th हाउस किन चीज़ों का, प्लेनेट कोई है नहीं वहाँ पे। तो 7th हाउस है रिलेशनशिप और बिजनेस का, कि 7 साल, 19 साल, 31 साल में इनके बिजनेस और रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रोमिनेंट इवेंट होगा। शादी हो सकती है, बिजनेस शुरू हो सकता है दोनों इवेंट एक ही साल में हो। उस साल में मंथ कैसे निकालेंगे आगे हम कोर्स में सीखेंगे। पहली बात तो और भी मेथड हम सीखेंगे एक्यूरेटली निकालने के, कि किस इसमें से किस साल में शादी होगी, किस में बिजनेस होगा। उसके अलावा उस साल में किस मंथ में शादी होगी, किस मंथ में बिजनेस में प्रोग्रेस आ सकती है, उसके लिए हम ट्रांजिट और ये सारे सीखेंगे। बट ब्रॉडर वे में, स्नैपशॉट वे में आप साल तक तो पहुंच ही सकते हैं। जैसे थर्ड हाउस का लिखा मैंने, थर्ड हाउस में अगर आप एज निकालेंगे काउंट करके साइकिल, तो 3 साल, 15 साल, 27 साल आएगा। तो मैंने लिखा उस सालों में रिलेशनशिप और जॉब से रिगार्डिंग इवेंट हो सकता है। क्यों लिखा मैंने? भाई थर्ड हाउस तो रिलेशनशिप का है नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस में आपने देखा प्लेनेट बैठे हैं 2, सैटर्न और केतु। तो सैटर्न 6th हाउस, सैटर्न पहली बात तो कैरियर का कारक है, तो मतलब कैरियर के रिगार्डिंग इवेंट जरूर होगा 15वें साल में या 27वें साल में। 3 साल में तो क्या ही होगा। और सैटर्न है 6th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस है जॉब का, तो जॉब के रिगार्डिंग। 7th हाउस है मैरिज का, तो मैरिज के रिगार्डिंग। तो इनका जो है मैरिज, अब देखिए इस एज में 6-8 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। उसके लिए आपको मैं ट्रांजिट लगाना और बहुत सारे मेथड सिखाऊंगा एक्यूरेटली पिन पॉइंट करने के लिए। तो 26 से आपने देखा 27 साल लिखा है, 26 से 27 के बीच में इनका मैरिज हुआ और जॉब भी लगा। इसमें आप केवल ये नहीं देखेंगे जैसे 7th हाउस है तो मैरिज, 5th हाउस है तो बच्चे होंगे कि नहीं, बच्चों के रिगार्डिंग और भी जितने इवेंट हैं वो भी आ जाएंगे। जैसे आप देखिए मैंने 5th हाउस को लिखा, 5th हाउस में कोई प्लेनेट है नहीं है। 5th हाउस की एज आप निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5वां साल 5th हाउस। 5 में 12 ऐड किया तो दोबारा आ जाएगा 17वां साल। 17 में 12 ऐड किया तो 29 साल। 29 में 12 ऐड किया तो 41 साल। मतलब 5th हाउस यानी बच्चों और एजुकेशन से रिगार्डिंग इवेंट इन्हीं सालों में होंगे। बच्चे भी हो सकते हैं, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, या हो सकता है एक बच्चा हो जाए उसके बाद उसकी लाइफ में कोई प्रोमिनेंट इवेंट हो, जैसे 29 साल में, 41 साल में। 41 में तो बच्चे क्या ही होंगे, तो मान लेते हैं 29 साल में बच्चा हो गया, 41 साल में हो सकता है बच्चे की लाइफ में कोई प्रोमिनेंट इवेंट हुआ हो। इस तरीके से हम देखें। इस चार्ट में मान लेते हैं, देखते हैं, मैंने फर्स्ट हाउस को लिया इसमें। फर्स्ट हाउस हो गया पहला साल, जब दोबारा साइकिल कंप्लीट होगी तो 12 ऐड कीजिए 13 साल, 13 में 12 ऐड कीजिए 25 साल, 25 में 12 ऐड कर लिया 37 साल। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, इन सालों में या तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, जॉब के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठा है फर्स्ट हाउस हेल्थ का है, और यहाँ बैठा है जुपिटर, जुपिटर बच्चों का कारक है, इसलिए मैंने चाइल्ड बर्थ लिया। जुपिटर यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस डिवोर्स का है, जॉब का है, जॉब है, डिवोर्स है, इसके रिगार्डिंग हो सकता है। जो यहाँ मैंने लिखा भी देखिए, जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, लॉर्ड ऑफ 6th एंड 9th हाउस, कारक ऑफ चाइल्ड। सेकंड हाउस को मैंने लिया, सेकंड हाउस में आप देखें तो सेकंड हाउस की एज कौन सी आएगी, 2 साल। ठीक, 2 में 12 ऐड करेंगे, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद दूसरी एज आएगी 14 साल। 14 में 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26 साल। फिर 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38 साल। तो मैंने लिखा 26 और 38 साल में कैरियर के रिगार्डिंग, ऑकल्ट साइंस के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप और फॉरेन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मेजर इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा है राहु, राहु फॉरेन लैंड है। सैटर्न बैठा है, सैटर्न कैरियर का कारक है, और सैटर्न 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस है रिलेशनशिप, तो मैरिज के रिगार्डिंग।
तो ये 26 साल की एज में ही ये फॉरेन गए थे अपने जॉब के लिए, और उसी साल फिर इनका मैरिज भी हो गया। आप देखिए मैंने लिखा ना, सैटर्न 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है और कैरियर का कारक है, राहु कारक है फॉरेन का। जो मैं 12+ करता जा रहा हूँ वो सिंपल सी बात है, या आपको एक पहला एज पता चल गया है तो आप चाहे उतनी मेहनत करें कि बार बार काउंट करते रहे, सीधे 12 या तो 12 के मल्टीप्लाई या 12+ करते चले जाएं, तो भी बात वही आएगी, हर बार एज निकल आएगी। तो आपको देखना है इस साल क्या होने वाला है, तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं कौन सा हाउस मेरा एक्टिव होगा। जैसे इस चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है 7th हाउस। 7th हाउस में जहाँ 10 नंबर लिखा है वहां पे कोई प्लेनेट है? हाँ, सैटर्न है। तो मैंने लिखा 7th हाउस में एज कौन सी आएगी? 19 साल और 31 साल। 31 के आगे भी कर सकते हैं आप, मैंने 2 भले लिया बस एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने लिखा उस साल रिलेशनशिप और कैरियर के रिगार्डिंग कोई इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस है रिलेशनशिप का, इसलिए। दूसरा, वहां सैटर्न बैठा है कैरियर का कारण। और भी इवेंट हुए होंगे, जैसे सैटर्न 8वें का स्वामी, इन लॉस के रिगार्डिंग। इस तरीके से मैंने 2 लिखे हैं, सैटर्न लॉर्ड ऑफ 7th एंड 8th हाउस एंड कारक ऑफ कैरियर। फर्स्ट हाउस में आप देखें तो मार्स बैठा है। फर्स्ट हाउस के जो मैंने एज दिए, फर्स्ट हाउस हो गया पहला साल, 1 में 12 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 13 साल, 13 में 12 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 25 साल, 25 में 12 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 37। तो मैंने 25 और 37 लिखा है, और लिखा है जहाँ पे चाइल्ड और कैरियर के रिगार्डिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि मार्स यहाँ पे बैठा है फर्स्ट हाउस में, 5th का लॉर्ड है, 5वां भाव बच्चे का होता है। 10th हाउस का लॉर्ड है, 10वां भाव कैरियर का होता है। लिखा है ना, 5th हाउस फॉर चाइल्ड एंड 10th हाउस फॉर कैरियर, और मार्स 5वें और 10वें का लॉर्ड। एक और एग्जांपल लेते, इस चार्ट में मैंने फर्स्ट हाउस की एज लिखी है 13, 25, 27, जो कि अभी तक मैं आपको समझाता आया। मैंने लिखा उस 13, 25, 27 इस उम्र में इस नेटिव के चार्ट लाइफ में एजुकेशन, रिलेशनशिप, फैमिली, चाइल्ड बर्थ या बैंक बैलेंस से रिगार्डिंग प्रोमिनेंट इवेंट इन्हीं सालों में होने के चांस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है सन, सन बैठा है, सन 5वें भाव का लॉर्ड है, तो 5th हाउस एजुकेशन और चाइल्ड बर्थ का है। वीनस बैठा है, वीनस रिलेशनशिप और मैरिज का कारक, इसलिए वीनस 7th हाउस का लॉर्ड भी है, तो 7th हाउस भी मैरिज का होता है। वीनस 2nd हाउस का लॉर्ड है, तो फैमिली, सेविंग्स और बैंक बैलेंस। देखिए वीनस 7th लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, कारक ऑफ रिलेशनशिप, वही मैंने लिखा। और सन जो है 5th लॉर्ड है। सॉरी, एक और चार्ट पे हम देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 7th हाउस लिया है, एज लिखी है 19, 31, 43, 43। मेथड आपको पता ही चल चुका है। और लिखा है इस एज में चाइल्ड से रिगार्डिंग, एजुकेशन से रिगार्डिंग, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, लव अफेयर के रिगार्डिंग, इन लॉस के रिगार्डिंग, और फैमिली और सेविंग्स, बैंक बैलेंस के रिगार्डिंग कोई इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में आप देखें 3 प्लेनेट बैठे हैं, तो 7th हाउस मैरिज का है, और जुपिटर बैठा है 7th हाउस में, 5th का लॉर्ड। 5th हाउस लव अफेयर का होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा लव अफेयर या लव मैरिज के रिगार्डिंग कोई इवेंट हो। जुपिटर बच्चों का कारक है और 5th का लॉर्ड भी है, 5th हाउस भी बच्चे का है। जुपिटर 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस एजुकेशन का है। मरकरी बैठा है जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस इन लॉस का है। जुपिटर 2nd हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस फैमिली, बैंक बैलेंस और सेविंग्स का है। तो 31st की एज में ही इनका बच्चा हुआ था। और मैंने देखिए क्या लिखा है, 8th हाउस के भी इवेंट लिखे। 8th हाउस की एज लिखी 20 साल, 32 साल, 44 साल, और लिखा है इसी एज में इन लॉस से प्रॉब्लम, इन लॉस से रिगार्डिंग इवेंट, रिलेशनशिप, मदर से रिगार्डिंग, डिप्रेशन, स्पिरिचुअलिटी। क्यों? क्योंकि 8th हाउस में आप देखें कौन सा प्लेनेट बैठा है? वीनस। वीनस है रिलेशनशिप का कारक। मून बैठा है, मून है मदर यानी माता का कारक। 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का है, इन लॉस का है। तो आपको मैं बता दूं ये काफी सालों से डिप्रेशन में थे, तो 32 की एज में जाके डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आए, और रिलेशनशिप की वजह से ही डिप्रेशन में। और वो डिप्रेशन का रीजन इनके 20-21 साल की एज से स्टार्ट हो गया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको और नैरो डाउन करने के लिए हम ट्रांजिट यूज करेंगे।
और बहुत सारे मेथड होते हैं कैसे इसी एज को हम और स्पेसिफिक कर सकें। जैसे 7th हाउस में 19-31 आ गया, तो कैसे हम स्पेसिफिकली कर सकें कि 19-31 में से किस एज में मैरिज हुआ होगा, किस एज में चाइल्ड बर्थ हुआ होगा। और इस भृगु चक्र पद्धति की एक और लेयर भी होती है, वो भी हम सीखेंगे इसी तरीके से। ये तो एक लेयर है, पर इससे भी आप काफी चीजें निकाल सकते हैं। एटलीस्ट मान लेते हैं आज आपका एज 20 साल है, अगला साल अगला बर्थडे जब आएगा आपका 21 साल शुरू होने वाला है, तो आप समझ जाएंगे 21 साल में कौन सा हाउस एक्टिव होने वाला है। भाई 21 साल में आपका 10th हाउस एक्टिव होगा ना, 24 नहीं सॉरी 24, 23, 22, 21 9th हाउस। तो आप समझ जाएंगे 9th हाउस फादर, गुरु, हायर एजुकेशन, या 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठे उसके रिगार्डिंग प्रोमिनेंट इवेंट होगा इस साल। जैसे हम ट्रांजिट यानी गोचर देखते हैं ना कि इस साल क्या होगा, मेरा कैसा रहेगा राशि, क्या रहेगा मेरे लिए, वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं कि अगले साल में 22 साल का हो जाऊंगा तो 22वें साल में कौन सा हाउस एक्टिव होगा, आप आराम से देख सकते हैं। उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं उसके रिगार्डिंग इवेंट होगा, इस तरीके से। चलिए आप लोगों के क्वेरीज ले लेते हैं वन बाय वन। जिनके भी क्वेश्चंस है हैंड रेज कर दीजिए। एक मिनट उसमें हाँ जी। सब ने हैंड रेज कीजिए, मैं 1 मिनट में थोड़ा समझा के आता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सर की 5 दिन की क्लास आ रही है, जो सिर्फ टाइमिंग के ऊपर ये वाली क्लास है और कुछ दूसरा कोई नहीं सिखाया जाएगा। इसमें आपको टाइमिंग कैसे करना वो इस चीज की क्लास है। इसमें 3 मेथड सिखाई जाएंगी, अलग अलग वेरियस मेथड समझाएंगे पड़ेगा। ये जो क्लास है 26 जनवरी से चालू होकर 30 जनवरी तक चलेंगी। रात के 9 बजे से क्लास है। अगर आप पेमेंट आज करते हो तो 1560 फीस है, कल करोगे तो 2345 रहेंगी। इसके हम PDF लाइव रिकॉर्डिंग और ये सर्टिफिकेट सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा हमारी कल से रिस्ट वॉच की क्लास आ रही है। ये 10 दिन का कोर्स है पूरा। ये पूरी रिस्ट वॉच को देख के आप किसी के बारे में प्रेडिक्शन कर पाओगे, इतना हम आपको सिखा देते 10 दिन में। इसमें आपको छोटी से बेसिक टू प्रोफेशनल क्लास, जो रिस्ट वॉच की क्लास है ये बेसिक से चालू होकर प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगी। आपको 10 दिन में आपको रिस्ट वॉच के छोटे से छोटे पार्ट से लेके उसको प्रेडिक्शन पार्ट कैसे करना ये सब हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। उसमें कंटेंट बता पूरा आपको समझा दिए जाएंगे प्रॉपरली। इसकी जो फीस है 6666 है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि जिसकी मार्केट की फीस है 30,000 रुपए है। इसको मिनिमम फीस में हम लोग ला रहे हैं आप लोगों के लिए। ये क्लास कल से चालू होंगी। और जो जो अपनी पीयूष सर की जो क्लास है जो अपनी टाइमिंग के ऊपर है वो 26 जनवरी से चालू होंगी रात के 9 बजे से। किसी को पेमेंट करना होगा तो हमारे बैंक डिटेल है। कोई आपको डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9990369555। इसमें पेटीएम, जीपे, फोन पे सब है। थैंक यू। हाँ रश्मि एक एक करके अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। जिनके भी क्वेश्चंस है हैंड रेज कर दीजिए। सबसे पहले रेखा जैन आप अनम्यूट होइए। जी मैम। आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा कल की क्लास के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है सर से। जी सर वो जो चाइल्ड बर्थ वाला है वो फीमेल के चार्ट से देखेंगे या मेल के चार्ट से? नहीं, दोनों के चार्ट पे काम करेगा ना, बच्चा अकेले थोड़ी कोई दोनों के करेगा, चार्ट दो पे लोग मिल। काम जी करेगा नहीं? बिल्कुल। मतलब जनरल हाँ हाँ, दोनों के जो कुछ बताया जाएगा उस दोनों के वही था चार्ट, बेसिक। दोनों के चार्ट। ठीक है, आप थैंक यू। थैंक यू मैम। विद्याधर जी अनम्यूट होइए। विद्याधर जी। हेलो। जी हाँ हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्ते। ये जो ये इवेंट हो गया एक बार, तो 12 साल के बाद वही रिपीट होगा क्या? नहीं रिपीट क्यों होगा? उस भाई आपकी शादी एक बार हो जाती है तो क्या मैरिड लाइफ में कोई इवेंट ही नहीं होता ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, तो वो कैसे करेंगे? समझे। वही तो करेंगे, वो हम वो वही तो पता चलेगा। ठीक है, मैं मेरा बर्थडे देता हूँ तो आप मुझे मेरे मैरिज डेट बता सकते हैं क्या? नहीं वो उसके लिए तो मुझे पूरा चार्ट देखना पड़ेगा ना। पहली बात तो मैरिज डेट तो मैं तब बताऊंगा कि जब मैं ये देखूंगा कि मैरिज होनी भी है कि नहीं होनी। नहीं, जो इवेंट हुआ है वो हाँ हाँ परफेक्ट होता है कि नहीं, वो कैलकुलेशन मुझे पता चलेगा ना कि आपका जो साइंस है वो 100% परफेक्ट है। देखिए आप मैं यहाँ पे कोई लाइव टेस्ट देने तो बैठा नहीं हूँ ना 100% है कि नहीं। और दूसरी बात 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। लाइफ में कुछ भी 100% नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली एस्ट्रोलॉजी है कि कोई भी ऑकल्ट साइंसेस है,
उसमें जो टाइमिंग के मेथड हो 80 से 85% तक ही एक्यूरेटली काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग ही क्वेश्चन है। हाँ, क्लास में हम मल्टीपल मेथड सीखेंगे जिससे कि हम कर सकते हैं। बाकी आपको अपना चार्ट दिखाना है, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। विद्याधर जी बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, तो मैं आपको सर का बिल्कुल। नंबर दे दूंगा, वहाँ पर्सनल डिस्कशन कर सकते हो। हाँ जी अंकिता जी बोलिए आप। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारी जो है वो हम फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं, तो 10th हाउस में आकर हमारा अगर 57 इयर्स का एज होता है कंप्लीट से अगस्त में होता है, और फिर हम्म। उसके बाद 11th ईयर मतलब फिर तो वो 11th हाउस को देखेंगे कि 10th को देखेंगे, क्योंकि नहीं 11th, अगस्त में खत्म हो गया। हाँ हाँ, तो 11th हाउस। हम 11th हाउस को देखेंगे, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू और मैम। वंदना देखिए सिंह बोलिए। एक बात ऐसा नहीं कि इससे आप सारी चीज टाइम कर लेंगे, और भी इससे रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे कोर्स में, तो आप तब आप जाके एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। बट इससे मोटा मोटा प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, वंदना जी बोलिए, वंदना सिंह। ठीक है, राजकुमार मोदी बोलिए, राजकुमारी मोदी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार बोलिए। सर ये दिन की भी कोई क्लासेस है क्या? नहीं मैम, दिन की कोई क्लासेस नहीं है मैम। ठीक है सर, यही था टाइम थोड़ा दिन का कभी होए तो। नहीं, दिन का कभी नहीं होगा दीदी, हमारे यहाँ सब क्लास रात की रहती है। ठीक है सर। थैंक यू। राजकुमारी मोदी दीदी बोलिए। हरे कृष्णा सर। जी हरे आपके कृष्ण। बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। मोदी जी बैकग्राउंड की आवाज कम कीजिए। हाँ हीर जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, थैंक यू जी फॉर द गुड, क्लास टुडे। थैंक सर यू। एक ऐसा, आई वाज जस्ट चेकिंग एंड सीइंग, अभी जैसे अकॉर्डिंग टू माय हॉरोस्कोप इट शोज 29 इयर्स पे चाइल्ड बर्थ होगा, बट माय डॉटर वाज बोर्न व्हेन आई वाज 27, सो देखिए दिस ये चाइल्ड बर्थ, difference- मैंने क्या कहा, इस चाइल्ड बर्थ नहीं होगा 29th ईयर में, तो कोई तो इवेंट 5th हाउस के रिगार्डिंग होगा या उस प्लेनेट के रिगार्डिंग, जरूरी थोड़ी कि No, चाइल्ड बर्थ होगा। मैंने क्या कहा, okay, आप मान लेते हैं 5th हाउस के रिगार्डिंग 5 एज आ okay, गए, ठीक है, तो अब मान लेते हैं 55 आ गया, तो 55 में तो पता ही है आपको चाइल्ड बर्थ नहीं होना है, बट आपके बच्चे के रिगार्डिंग कुछ तो होगा। okay, 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 fine. Okay, it's not that, it could be any of the house हाँ, characteristics. अब हाँ आपको Okay, बहुत ही okay, माइन्यूट उसमें जाना है, तो उसके लिए आपको ट्रांजिट आना चाहिए, तो वो आप हाँ, क्लास में सीखेंगे okay, कि हमको okay. इस मंथ में कब चाइल्ड बर्थ हो रहा है, कब क्या हो रहा है। No problem. Okay, sir. Thank you so much. और दूसरी बात, ये मेरा मेथड नहीं है, ये महर्षि भृगु का है, मैंने लिखा भी है भृगु चक्र पद्धति, इसी नाम। मैं कौन होता हूँ कि कोई नया मेथड इवॉल्व कर दूं? मेरा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कंफ्यूजन। कुणाल बोलिए, कुणाल जी। हाँ सर, मेरा वो नाम चेंज नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। सर एक तो अभी जो उन्होंने पूछा था कि मेल और फीमेल दोनों का देखना, अभी जैसे मैंने कल देखा था तो शादी की डेट तो बराबर आ गई थी 26 में, बट अभी इसमें चाइल्ड बर्थ में एक का 30 आ रहा है और एक का 32 आ रहा है। कोई बात नहीं, वो 1-2 साल का डिफरेंस आएगा कई बार, उसको आपको देखने के लिए और मेथड लगाने पड़ेंगे जब आपको मंथ तक जाना होगा, क्या इस महीने और इसी साल फिक्स होना है। ओके, तो फिर जैसे आगे की क्लास उसमें हाँ बिल्कुल। और एक कल के उससे एक था कि आपने कहा था कि सूर्य और वीनस जब 43 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस में हो जाए तो शादी होगी ही नहीं। हाँ ये बहुत जो मुश्किल होता है। तो ये कौन सा 43 डिग्रीज, ये समझ में नहीं आई है। 43 डिग्री इसलिए नहीं समझ में आया कि मैरिज करने के लिए भी ना पैशन की जरूरत होती है, वार्मथ चाहिए ना रिलेशनशिप के लिए, तो हाँ। जब सन और वीनस बहुत दूर हो जाते हैं 43 या 43.5 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नॉर्मली होता नहीं है, अगर हो जाए तो कहते हैं इंसान के अंदर वो वार्मथ या पैशन नहीं है रिलेशनशिप को। ओके, तो फिर जैसे वो हाउस में जहाँ बैठे हैं तो हम वो कैलकुलेट करके तब चेक करेंगे। जी बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। देव जी बोलिए, देव जी। देव, हाँ बोलिए। सर इसमें प्रोग्रेशन और ट्रांजिट भी होगा ना? जी ट्रांजिट, और अरे इसमें कई सारे मेथड होंगे सर एक इवेंट के लिए, सर चिंता मैं मत ये करिए। कह रहा था सर, इसमें मतलब कंप्लीट इवेंट इवेंट प्रेडिक्शन कंप्लीट होगा? बिल्कुल कंप्लीट होगा, मैं आपको मंथ और वीक तक भी सिखाऊंगा, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ईयर तो आप तुरंत निकाल लेंगे के। और डे तक भी होगा क्या? बिल्कुल, जब वीक जाएंगे तो हम डे भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मतलब सर टाइम ऑफ इवेंट कंप्लीट होगा? हाँ सारे इवेंट के टाइमिंग होंगे, हर एक इवेंट के लिए 2 से 3 मेथड होंगे,
जिससे आप क्रॉस चेक कर पाओ। तो सर ये 5 दिनों में हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा सर, नहीं होगा तो हम एक दिन और लेंगे, अगर आप जितना बताया सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप पीयूष जी बोलिए, पीयूष शर्मा। नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। सर एक तो ये पूछना है, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं उसमें ट्रांसफर कहाँ से देखते हैं? कि ट्रांसफर सर ट्रांसफर कब? जी ट्रांसफर के लिए थर्ड हाउस देखेंगे, खाली थर्ड हाउस? थर्ड हाउस देखेंगे, मून देखेंगे और लॉर्ड देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, कल सर अगर आपसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो नंबर बता देंगे? सर सर से आप ले मैं लीजिएगा। मैं जो व्हाट्सएप करता हूँ नंबर दे दूंगा आधे घंटे में आपको। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे आपने इवेंट बताई है कि 12वें साल में, जैसे आपने 12 साल ही क्यों कैलकुलेट किए? क्योंकि हम जनरली वैदिक या लाल किताब जब पढ़ते हैं तो उसमें ईयर के हिसाब से, जैसे बृहस्पति की उम्र 15 साल है, चंद्रमा की 24 साल है, तो वो सर इवेंट उस वक्त नहीं हैपन होगी? सर इवेंट टाइम करने, एक इंसान के जीवन में, जीवन भर में बहुत सारे इवेंट होते हैं और बिल्कुल एक होते साल हैं। में बहुत से इवेंट होते हैं। ओके, तो एक इवेंट मैंने जिससे बताया, इसके अलावा भी बहुत इवेंट होंगे इस मेथड के अलावा, और इवेंट टाइम करने के बहुत सारे मेथड है। तो जो आप इवेंट का मेथड बता रहे हैं, ये कल मैं पढ़ा चुका हूँ, आप शायद नहीं थे। ठीक है, कल नहीं, मैं था नहीं। हाँ, तो वो प्लेनेट की एज वाला एक मेथड कल मैंने इन लोगों को पढ़ाया है। आज मैंने ये हाँ। बीसीपी भृगु चक्र पद्धति लिया। इसी तरीके से कोर्स में हम अलग अलग कई मेथड देखेंगे एक एक इवेंट को टाइम करने। नहीं सर, 12 साल ही क्यों हम ले रहे हैं, जैसे घूम के? हाँ, बात आप देखिए, पहली बात तो हर हाउस को उन्होंने 1 ईयर माना है। जब आप पैदा हुए तो हाँ। फर्स्ट हाउस हुआ ना, हाँ। ठीक, तो सेकंड हाउस सेकंड ईयर, इस तरीके से उन्होंने 12 साल लिए। ये बेसिकली पूरा मेथड जो है वो भृगु संहिता का, महर्षि भृगु का। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी ये में टाइम, नियम, मतलब इसका नियम है, मतलब 12 साल का। हाँ बिल्कुल। पर सर वो प्लेनेट जरूरी थोड़ी घूम के 12वें साल भी वहीं पे आएगा। नहीं 12वें साल का प्लेनेट से मतलब नहीं है, हाँ, हाउस ले हाँ, रहे हो हाँ। केवल ना, हाउस और आपके नेटल चार्ट में जो प्लेनेट बैठा है भाई। 12 के आगे आप कैसे जाएंगे? 12 के बाद तो हाउस ही नहीं है ना, फिर वापस 1 पे ही आना पड़ेगा। हाँ, तो फिर 12वें साल में वो एक्टिवेट हो जाएगा हाउस? जी, हर साल में वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, ये कहना। अच्छा, तो तो देखिए अपने, आप जो, तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में मेथड टाइम करने के एक नहीं हजारों मेथड है, हाँ हजारों जी, दशा अंतरदशा। जो आप प्लेनेट का एजेस बता रहे हैं, आपने तो मून का हाँ, एज हाँ, 24 बताया ना, वो भी 3 ग्रुप होते हैं एजेस के, हाँ, जो हाँ, मैंने कल कहा था क्लास में। पहला एज हाँ, ग्रुप हाँ। होता है प्लेनेट का 0 से 20 साल तक, फिर 20 से 40 तक, फिर 40 से 60 तक। तो आप जो एज ग्रुप बता रहे हो तो 20 से 40 का, तो खाली 20 से 40 में इवेंट थोड़ी होते हैं। नहीं नहीं, इवेंट तो सारी जिंदगी। एक तो सर, फिर जैसे एक प्लेनेट दो दो जगह का मालिक है, ठीक है? हाँ, एक प्लेनेट 2 जगह का मालिक है, जी तो वो दोनों के रिजल्ट साइमल्टेनियसली देगा या पहले किसका आएगा? मान लो हम शुक्र की आपने बात की, दूसरे और 7वें का, तो पहले सेकंड हाउस के रिजल्ट आएंगे या 7th के किसके रिजल्ट आएंगे 12वें ये साल में? ये तो आपके इंडिविजुअल चार्ट में डिपेंड करेगा ना, कौन से योग बन। नहीं, ओके, इसका कोई नॉर्मल नहीं उन्होंने बताया भृगु जी ने? नहीं नॉर्मल का क्या होता है, इसके लिए तो आपके, मैंने आपके मैरिज का योग बनना होगा तो मैरिज का इवेंट होगा, एक बात। दूसरी बात, एक साथ दोनों इवेंट भी हो सकते हैं ना, आपकी नौकरी भी लग रही हो, शादी भी हो रही हो उसी टाइम। अच्छा, तो वो इवेंट तो दोनों आपके हो चार्ट सकते के योग पे डिपेंड करता है। हैं। अच्छा, सबका सेम नहीं होगा? सबका सेम कैसे हो सकता है? इस तरह तो भृगु जी के हिसाब से 19वें साल में हर बार 7वां हाउस आएगा, सबकी मैरिज थोड़ी जाएगी 19वें साल में। यही तो डिफर करेगा, वहां प्लेनेट कौन से बैठे हैं, उसका लॉर्ड कहाँ गया है। वो लॉर्ड के हिसाब से काम करेगा। बिल्कुल। ठीक ठीक सर, थैंक थैंक यू। अंजू कोहली जी बोलिए, अंजू जी। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार, बोलिए। मेरा ना कल कल का जो वो आपने करवाया था कि जैसे हम ना वीनस को जहाँ बैठा हुआ है, वीनस जहाँ बैठा हुआ है वहां से 7वां घर अपन देखते हैं ना शादी के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब वीनस के साथ अगर और दूसरे ग्रह भी अगर बैठे होंगे तो हमें उनकी एज भी लेनी होगी क्या? नहीं नहीं, वीनस के साथ बैठे ग्रह की एज नहीं लेनी, वीनस से 7वें घर को देखना है। 7वें घर को देखना है वहां और ग्रह बैठे हैं तो उसकी एज, ठीक है, सपोज करो 7वें घर में अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो हुआ, उसका लॉर्ड देखिए। ठीक है, उसका लॉर्ड जहां बैठा है उसकी एज को लेना है फिर। जी, लॉर्ड की एज, लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट बैठे हैं उनकी एज। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे कहते हैं कि मतलब लेडीज के उसमें मतलब गुरु को देखते हैं बच्चों के लिए,
नहीं नहीं, ऐसा- लेडीज और जेंट्स हो सबके लिए भी। बच्चों का कारक जुपिटर है, बच्चों का सुख होगा कि नहीं होगा, बट बच्चे होंगे कि नहीं होंगे ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल किड वीनस पे। भाई सीमेन होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे तभी तो बच्चे होंगे, शादी होगी तभी तो होंगे। तो दोनों दोनों के होरोस्कोप में मतलब वीनस को ही देखना पड़ेगा। यस बिल्कुल, बायोलॉजिकल किड की बात आती है तो वीनस ही कारक है। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। टीना जी बोलिए। थैंक यू। हेलो, हाँ पीयूष सर। जी हाँ। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है बट टाइम नहीं है तो क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? मैडम टाइम नहीं है तो अप्रोक्सीमेट टाइम होगा 2 घंटे 4 घंटे का, तो आप रेक्टिफाई करके निकाल सकते हैं फैमिली मेंबर्स के चार्ट से या वैसे इवेंट से। ठीक हाँ है। क्योंकि अब हमारे पास तो सबके है बट मेरे को जिसका देखना है, जब मैं कल कोर्स ज्वाइन मतलब 26 को हम क्लास लेंगे तो मुझे देखना है कि उनका बेबी कैस कब होगा, क्या होगा, अभी बड़े इश्यूज आ रहे हैं तो उनका बट तो टाइम नहीं। उनका अप्रोक्सीमेट टाइम ले लीजिएगा तो रेक्टिफाई करके निकाल लेंगे। मतलब कुछ होता है क्या 12 बजे से पहले और हाँ 12 हाँ, बजे के बाद? ऐसे ही कुछ बिल्कुल। अच्छा, अगर पता चल जाए कि वो रात को हुए हैं तो हम रात को कैसे, मतलब आप वो बताएंगे ना क्लास में? हाँ हाँ, नहीं वो मैं आपको बता दूंगा, क्लास में तो नहीं बताऊंगा, रेक्टिफिकेशन अलग टॉपिक है, बट मैं आपको बता दूंगा अगर आप ले आएंगे तो। आप हाँ मुझे बिकॉज कल शी इज माई सिस्टर एंड बिकॉज उनके पेरेंट्स ये तो पता ही नहीं था कि उनका शादी भी ऐसी हो गया, मतलब लव नहीं मैरिज नहीं, था तो ऐसी हो गया। आप पूछ लीजिएगा मैं बता दूँ। हाँ 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 ठीक है सर, थैंक यू। कांतिलाल जी बोलिए। कांतिलाल। हेलो। हाँ हाँ जी जी। अंकल हेलो जी सर। बोलिए। जी हाँ। नमस्कार जी सर। नमस्ते। कल का क्लास बहुत बढ़िया हो सर। पहले थैंक तो मैं आपको बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका। सर थैंक एक मेरी ये हो गया जो आपने वो हर एक ग्रह की उम्र बताई थी, जैसे रवि की 22, चंद्र की 24। सर वो चार्ट थोड़ा बताएंगे वापस प्लीज? बता देते हैं। मैं बता प्लीज। एक मिनट, मैं आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं लेता हूँ सर, लिख के लेता हूँ सर। मुझे स्क्रीनशॉट नहीं लेते आता, मैं लेता हूँ सर। एक लिख मिनट लीजिए सर। से दीजिए। आप लिख लीजिए जब तक हम दूसरे को लेते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ चलेगा सर। आप लिखते रहिए। हाँ नीता जी बोलिए। नीता जी। नीता हेलो अशोक। सर। हाँ हेलो। जी। सर मुझे ना अखिल सर का आपसे रेफरेंस मिला है और मैंने ये सब आज मैंने पहली बार देखा है और अच्छा भी लगा है। थैंक अगर यू। मुझे ज्वाइंट होने का हो तो मैं कल आपके पैसे भर दूं सर? हेलो। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, कल भर दीजिए, कल 12 बजे के पहले। अच्छा, लेकिन सर अगर हम बिजी रहते हैं थोड़े तो हम लोग क्या वीडियो से हो सकते हैं ऐसे में? हाँ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलता है। अगर आपको डाउट है तो पीयूष सर आपको पर्सनल कॉल करके समझा भी देंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारा नंबर है ना आपके पास? आपने डाला है, मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है सर। मैं तो अखिल सर से ले रहा हूँ, उनके पास है हमारे नंबर। ओके ओके चलो, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर, मुझे बताना था कल जो हाँ, आपने बोलो। बताया था जी तो मेरा मैरिज का एज एकदम एक्यूरेट निकला सर उससे। थैंक यू। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई सर। क्या है, मेरा मकर लग्न है। जी अच्छा, और चंद्र और शुक्र मेष राशि का 4th हाउस में है। तो बिल्कुल। शुक्र से 7th हाउस बोला तो आ गया, फिर से शुक्र ही आ गया। जी मतलब वहां पर कोई ग्रह नहीं है, इसलिए हाँ सही है। शुक्र तो इसमें है 4th हाउस में। 4th हाउस में जी चंद्र और शुक्र है। चंद्र जी की उम्र आपने 24 साल बताई, मेरी शादी 24 साल को हो गई। ओके इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और थैंक मैंने यू। आज और एक दो का देखा तो उनका भी जी सर एक्यूरेट आया ऐसे ही। नहीं वो इतनी काम बढ़िया करता है। मेथड है सर आपके पास, जी रियली इट्स एप्रिशिएबल एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस। अभी इसकी एक और लेयर है जो आप कोर्स में सीखेंगे। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया है आपका प्रेडिक्शन पार्ट, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं सर। और सिंपल लैंग्वेज में आपने बता दिया सब कुछ। क्या हो गया, कुछ ईयर्स में लिखने भूल गया था, नहीं नहीं कोई स्क्रीनशॉट बात नहीं ले सका। लेकिन मेरा जो चंद्र और शुक्र का ही लिया था उतना 26 साल और ये इस उसी पर से मैंने कैलकुलेट किया रात को 11 बजे और मैंने और देखा। तो आपको बताना था आपका थैंक यू। रियली सर। ये अच्छा, बहुत अच्छा है प्रेडिक्शन पार्ट, और आप बहुत सिंपल और अच्छा सिखाते हैं कि थैंक यू। पक्का एवरिंग करके बताते हैं सिर्फ दिमाग में आदमी के। मैं तो थैंक 81 यू। ईयर्स का हूँ, लेकिन रियली आज तक मैंने बहुत देखे एस्ट्रोलॉजर। मैं 1990 से करता हूँ, लेकिन आपके जैसा पढ़ाने वाला कोई नहीं सर मिला मुझे थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कांतिलाल जी। थैंक यू सर। थैंक ओके। यू। रचित भाई बहल बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी गुड बोलिए। इवनिंग।
सर थोड़ा कंफ्यूजन था, वो सन वीनस का जो एज डिफरेंस, जो डिग्री का 43 डिफरेंस बोले थे, वो कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा। सर यही तो आपको अब मैं सिखा दूंगा, क्लास में आइए। नहीं नहीं नहीं, तो हम तो आ रहे हैं तो नहीं मैं बताता हूँ वो एक्चुअली रुकिए, मैं आपको तो आप लोगों को चार्ट में बता देता हूँ कैसा कंफ्यूजन है आप लोगों का। मैरिज ना होने के कई सारे योग है, वो मैं आपको कोर्स में बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। ये तो एक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखें सन, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे 4th हाउस में सन लिखा है ना, ओके। सन की डिग्री है नीचे 28 डिग्री 47 मिनट, ओके। और वीनस लिखा है 6th हाउस में, वीनस की डिग्री है 7 डिग्री 37 मिनट, ओके। तो एक राशि पूरी 30 डिग्री की होती है, ठीक है। तो आप देखिए सन की डिग्री 28 है, मतलब 30 में से 28 डिग्री सन इस राशि में चल चुका है, बचा कितना 2 डिग्री, ओके। तो 2 डिग्री लिख लीजिए। अगली पूरी राशि आ गई 30 डिग्री की, तो 30 और 2 32 हो गई, ठीक। अच्छा 32, और वीनस तक जाने के लिए वीनस इस राशि में 60 डिग्री का है, तो 2 डिग्री यहाँ का सन का, 30 डिग्री इसका 32, और 60 डिग्री कवर करेगा तो वीनस तक पहुंच पाएगा। तो 32 और 7 हो गया 39 डिग्री, मतलब सन और वीनस के डिग्री जो है 39 डिग्री का डिफरेंस है। अगर यही वीनस यहाँ पे बैठ जाता 12 डिग्री पे, तो ये डिफरेंस हो जाता 44 डिग्री का। समझ में आया? यही लेयर सिखाएंगे आप जी, ये तो योग है, मतलब हम और भी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ जी। आप रेस्ट नहीं करते हैं क्या? नहीं बिल्कुल करता हूँ सर, कंटिन्यू आपका नॉन स्टॉप चल रहा है एकदम। नहीं बिल्कुल, आप लोगों के साथ ही रेस्ट हो जाता है। 2023 लगा तो शुरू हो गया एकदम अभी जनवरी से ही, अच्छा सारा साल चलेगा। नहीं 7.5 अच्छा, वो ही चल रही है। हाँ जी, और 2 क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था मेरा, एक जुडिशियरी और एक स्टैमरिंग का क्या है, कैसे देखेंगे स्टैमरिंग? स्टैमरिंग 2nd हाउस में केतु बैठा हो, 2nd हाउस में जल तत्व की राशि हो या जल तत्व वाले प्लेनेट हो, तो अक्सर स्टैमरिंग का इशू दे देते हैं। इसीलिए आप देखिए मिथुन लगन वाले और मेष लगन वालों के साथ अक्सर समस्या होती है, थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन आ गया 2nd हाउस पे तो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। और बुध का कोई रोल नहीं है क्या? नहीं, बुध का भी रोल है, बुध स्पीच का कारक है। ओके। सर 1 मिनट थोड़ा बोलिए, 1 मिनट लिख नोट कर लेते हैं। 2nd हाउस आप बोले, 2nd हाउस केतु बोले ना? 2nd हाउस में केतु हो, 2nd लॉर्ड बहुत एफ्लिक्टेड हो, ठीक है, या मरकरी बहुत एफ्लिक्टेड हो, हाँ जी, और 2nd हाउस में जल तत्व वाली राशियां या प्लेनेट आ जाए। ओके, जल तत्व जी। और सर एक चीज और ये जो मिमिक्री जो करते हैं जैसे, उनका कैसे देखेंगे? मिमिक्री करने के लिए मरकरी प्रोमिनेंट होना चाहिए, मरकरी लगन में हो, 2nd हाउस में हो, ठीक है। मरकरी मिमिक्री का कारक होता है। अच्छा, और जुडिशियरी 6th हाउस से देखते हैं? जुडिशरी 6th हाउस और जुपिटर और सैटर्न। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कांतिलाल जी, हाँ बोलिए सर। कल आप मुझे 11 बजे कॉल कर लेना, आपके लिए मुझे एक काम था आपसे। मुझे जरूर सर, जरूर पक्का करूंगा सर। मेरा नंबर है ना आपके पास? है ना सर, 9990936955। हाँ, कल 11 बजे कॉल करना, आपसे एक काम है मुझे। पक्का सर, पक्का करूंगा। ठीक है, कोई थैंक यू। क्रिस माई काला, जी सर नमस्ते। बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही दीदी आपकी। चांदनी जी बोलिए। हेलो सर, जय साईं राम। जय साईं राम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है आज के अकॉर्डिंग ही। सर जो एक बार शायद किसी और ने भी पूछा, लेकिन मुझे क्लियर करना था कि मैं सही समझी कि नहीं। सर अगर कोई भी एज हम देख रहे हैं लाइक 22.4 मंथ 5 मंथ, तो सर 22 नहीं 23 में देखेंगे हम? नहीं 22.5 आ रहा है तो 22 ईयर 6 मंथ हो गया सिंपली। तो यानी 23 में देखेंगे कि 22 में देखेंगे? नहीं 22 से 23, वो 1 साल पूरा। ओके, ठीक है सर। प्रशांत जी बोलिए। प्रशांत जी, प्रशांत खंडारे जी। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। सर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर अभी मुझे एक प्रश्न बता दीजिए बस, मैं बहुत आतुर से हूँ। बोलिए। सर मेरा परफेक्ट कब सीखूंगा सर? वैदिक एस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ा टफ लग रहा है सर, मैं धीमा हूँ उसमें। न्यूमरोलॉजी पढ़ चुका, समझ में आया सर कॉन्सेप्ट। इसमें मेरा ग्रिप कब बनेगा सर अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ? आप क्या पूछना चाहते हैं सर? आपका
प्रशांत जी, हाँ आप एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं पीयूष सर का नंबर देता हूँ आपको। हाँ सर। आप उनको कल 11 के बाद कॉल कर लेना, आपका कॉल उठा के आपको समझा भी देंगे अच्छे से, ठीक सर है? प्लीज अभी सर नहीं होगा। हाँ सर, अभी तो सर थक जाएंगे क्योंकि एनर्जी नहीं बचेंगे ना ये वेबिनार के बाद में। ओके और सर, ये ओके, क्लास नो प्रॉब्लम। लाइव क्लास के पूरा चार्ट देखना पड़ता है उसके लिए। चलेगा सर, मैं यही स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा सर आपको। पक्का। चलेगा सर, चलेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके ओके। सुमिता जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर, मुझे जी पीयूष सर नमस्कार। से पूछना था। हाँ जी। जी जी सर, वो आपने जो बोला था ना कि सूर्य और वीनस का जो डिग्री अगर 43 से ज्यादा हो जी तो उसमें क्या कहते हैं, मैरिज बिल्कुल नहीं होती या होती है और वैसे दिखते आती हैं? देखिए, वो योग जो बताया गया वो बताया गया ना होने का, बट कभी भी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन एक कॉम्बिनेशन देख के नहीं किया जाता। आपको पूरा चार्ट देके 2-3 कॉम्बिनेशन जब तक ना मिले किसी एक इवेंट के लिए तब तक कंफर्मेशन मत कहिएगा कि नहीं होगा, बट वो भी एक योग है, मैरिज ना हो। सर, आपने जो बोला है ना कि भाई उनका ऐसे पर्सन का इंटरेस्ट नहीं होता मैरिज में, जी ये बिल्कुल मतलब 200% सच है सर। इसमें ओके। कोई वो नहीं है, मतलब बट वही है कि आप कह रहे हो होती ही नहीं है, मतलब तो वो तो थोड़ा सा मैं सोच रही तो ये एक थी। इंडिकेशन है ना कि जब नहीं इंटरेस्ट तो फिर कैसे होगी, लेकिन आपको और भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे चार्ट में। ओके। अगर योग वैसे मतलब प्लानिटरी जैसे कहते हैं ना हम योग बनते हैं तो फिर होती है नहीं, तब हो तब? सकती है, एक योग से कभी इतना नहीं कह सकते आपकी नहीं होगी, कम से कम 1 अच्छा, 2 3 योग होने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। अर्चना जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। हाँ जी सर, मेरे को आज की क्लास तो मैंने मिस कर दी, कुछ काम पड़ गया मेरे को। थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएंगे कि किस चीज का नहीं आज दीदी, क्लास? इतना मैं आपको शॉर्ट में समझाना कैसे 1 घंटे के क्लास शॉर्ट मैंने कुछ नहीं भी सर, बोलते हैं आप लोग कभी कभी। नहीं वो तो हो जाएगा, चलिए छोड़िए। वो क्या नाम, जैसे इसकी फीस कल तक भी मतलब उतनी ही है? कल 15? तक 2 3 4 5 है, कल भरोगे तो। और आज 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 रात के? तक 1560 है आज रात की। अच्छा जी। ठीक है, हाँ जी सर। थैंक यू। बोलो योगेश भाई, कैसा है तुम्हारा पटना? प्रणाम गुरुदेव। सही है सर, दोनों गुरुजी को प्रणाम। जी प्रणाम, कैसे नमस्कार, हैं आप? बोलो बोलो। ठीक है सर, आज पूछने का तो कुछ है नहीं, आज तो नॉर्मल क्लास था, अच्छा डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, ऐसे ही प्रणाम कर लिए। आज सर कल नंबर हमको भी दे दीजिएगा जरा, सर हमारा भी बोले हैं कुछ देखने। ठीक है ले ठीक है, लीजिए। दे दूंगा, लेना मेरे से नंबर, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। ओके। हम तो राजेंद्र क्लास में कुमारी जी, आए ही सर, ऐड कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। आपको तो सब क्लास में ऐड कर देता मैं। हाँ, ठीक है। राजेंद्र कुमारी जी बोलिए। राजेंद्र प्रणाम दीदी। गुरुजी। जी सर, नमस्कार। प्रणाम जी, जी प्रणाम प्रणाम सर। सर। सर मेरा क्वेश्चन खैर ये तो नहीं है, ये है तो इसका एस्ट्रोलॉजी का है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी आप वो बता रहे थे कि सेकंड हाउस से हम स्पीच देखते हैं, जी है ना? तो सर स्पीच तो देखते हैं, लेकिन ऐसा एक बच्चा है कि जो 4 साल का हो गया, लेकिन वो बोलता खुद कोई बात नहीं करता, लेकिन जब कोई बात करता है उस सारी को रिपीट कर देता है, लेकिन अपने आप वो किसी से कोई बात नहीं करता। इसको हम कैसे देखेंगे, कहाँ से, वो किस उसके ग्रह से? वो उसके नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, लगन लगन लॉर्ड और मरकरी देखिए। ओके, लगन, लगन लॉर्ड एंड मरकरी। मरकरी तो वही स्पीच का था, पर मैं यही सोच रही थी कि वो मरकरी अफ्लिक्टेड होगा, सेकंड हाउस से उसका कोई रिलेशन मर होगा। मरकरी केवल स्पीच नहीं, नर्वस सिस्टम भी है, इसलिए। हाँ हाँ, यस। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आप बता रहे हो, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम। सर ये आज यहीं पे एंड करते हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक नीता जी बची है। हाँ उनका नीता भी जी दिन। बोलिए। नीता जी, आप नीता म्यूट है जी मैम। को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी हेलो। जो मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, लेकिन ये सुन रही हूँ जो अपलिफ्ट होता है ये सब बोल रहे हैं और आप डिग्रीज बता रहे हैं, तो कल कवर हो जाएगी क्लास में? हाँ वो हो जाएगा, वहाँ डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो पूछा इन लोगों ने तो मैंने बताया, वहाँ डिग्री नहीं लेनी है। ठीक है। नहीं, लेकिन फिर भी आपने बोला ना इधर से इधर होगा तो इतने डिग्री के बाद नहीं इतना नहीं, चलेगा। वो उनका क्वेश्चन था, बाकी इसमें हमारे कोर्स में इसकी जरूरत नहीं है, वो उनका कोई क्वेश्चन था उसके लिए। ओके लेकिन थैंक हम यू। लोग कवर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल दीदी, कवर करेंगे। इस कोर्स को सीखने ओके, के जितनी थैंक यू आपको सर। बेसिक, इस कोर्स को सीखने के लिए जितनी जरूरत है आपको बेसिक की, वो सब बताए जाएंगे सब आपको। बताएंगे।
ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ कुसुम दीदी बोलिए। कुसुम जी बोलिए। हाँ सर। सर हाँ। मैंने वैसे तो जो एनरोल कर लिया, पर मेरा क्वेश्चन था सर कि जैसे हमारा अगर किसी का एज 26 प्लस 5 मंथ्स है, तो हम लोग कौन सा हाउस देखेंगे? मतलब जैसे घूम के आ गया तो 25th में वन सेकंड हाउस की थर्ड हाउस? हाँ, तो उसको 27वें साल में लेंगे, थर्ड हाउस देखेंगे। 26 पार कर तो चुके हैं अगर तो third- जी, हाँ हाँ, तो तो थर्ड 27 में अगर मार्स और वेनस बैठा है हाँ, तो क्या इफेक्ट देगा वो? तो मार्स और वीनस की लॉर्डशिप देखिए, जिस हाउस के वो तो लॉर्ड होंगे मरकरी, उसके थर्ड हाउस का लॉर्ड मरकरी है। नहीं नहीं, मार्स और वीनस बैठे हैं ना, आप कह रहे हो, तो मार्स और अच्छा, वीनस किस उनका हाउस के लॉर्ड? एक्चुअली सर उसका जॉब नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही थी, नहीं तो मैं तो क्लास में आ ही रही हूँ। नहीं, तो तो आप मुझे फिर मतलब भेज दीजिएगा, मैं बता दूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जॉब नहीं है इसके लिए बहुत परेशान है कुसुम जी आप इसके नहीं लिए। नहीं, मेरे से आप नंबर ले देख लीजिए, कल आप बात कर लेना, ठीक है? सर आपका नंबर, सर का जी, नहीं, आप पीयूष सर का मेरे से नंबर। पीयूष सर का नंबर ले लेना, आप बात कर लेना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। राजकुमारी जी देखिए, आपका भी आवाज आ रहा है क्या, राजकुमारी मोदी जी? प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मुझे आपने जो 43 डिग्री का जो बोला, सूर्य से आगे गिरने का या सूर्य से पीछे गिरने का वीनस को? ना आगे ना पीछे, डिफरेंस गिनना है, दोनों के बीच की दूरी। ओके, हाँ सर, ठीक है सर। 8th हाउस में और 10th हाउस में रहेगा तो डिफरेंस 43 के आसपास आ रहा है, तो मैरिज का इवेंट नहीं होगा मीन्स। हाँ बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। दीदी बोलिए राजकुमारी जी। हाँ, हरे कृष्णा, बहुत अच्छी क्लास हो रही है सर। हरे कृष्णा। कल मैंने अपने बेटे के लिए पूछा था कि वो 39-40 में जा रहा है, तो उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। दीदी आप कल मुझे सर का नंबर लेना, आप पर्सनली बात कर लेना, पर्सनली सवाल यहाँ नहीं लिए जाते हैं, लेकिन सर आपको बता देंगे, ठीक है? ठीक है। बोले कोई दादा मेरे, और क्या रह गया था आज? नहीं, एक चीज खाली पूछ रहे हैं सर, जो ऐप बनाया ना उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने वाला नहीं अभी तक जुड़ा है सर। अरे हम प्रॉब्लम फॉरवर्ड ही जाते हैं बाबा, बैकवर्ड वाला काम ही नहीं करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, फॉरवर्ड भी जाना है तो थोड़ा तेजी वाला में नहीं है। हाँ, 100% वाला में है। उसमें कैसे अपडेट चालू है जी, 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा वो। नहीं नहीं, वही खाली पूछ रहे थे। जैसे YouTube में रहता है ना, दबा के 10-20 सेकंड आगे जाता है। हाँ, इसमें भी हो जाएगा, 4-5 दिन में हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके, वही पूछ रहे थे खाली। ओके, थैंक यू। पूरा आता है तो देखने में मजा आता है। हाँ, मजे लो ना। थैंक यू। तो और तो अभी कुछ मिल नहीं रहा है, तो मजे तो लेना है सर, मजे मजे में सीख लेना है। ठीक है सर, थैंक यू। अर्चना जी बोलिए कुछ। अर्चना जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे आप बता रहे हैं ना कि एक उससे नहीं देखेंगे इसको, मतलब 2-3 तरह से देखेंगे कि ये इवेंट होगा कि नहीं। जी, तो उसमें मतलब 2-3 तरीके से वो किस किस तरह का मेथड रहेगा? वही तो सीखेंगे, अलग अलग तरह के मेथड, जैसे 2 मेथड कल एक बताया, आज बताया, उसी तरीके के और भी होंगे। अच्छा, और तो वहां एक पे से हम नहीं हम पक्का कह सकते हैं। नहीं, एक से भी पक्का कह सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा मेथड सीख लेंगे तो क्या दिक्कत है, उससे ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा ना, रिजल्ट तो सबसे सेम ही आएंगे। वो तो बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, ओके थैंक सर, यू। ओके। तो सर की क्लास कल से चालू हो रही है, सॉरी 26 जनवरी से चालू हो रही है। जो आज पेमेंट करेंगे उनका 1560 फीस है, जो कल पेमेंट करेंगे उनके लिए 2345 है। कोई अगर आपको कंटेंट पूछना है, कोई डाउट है आपके मन में, तो मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। मेरा नंबर है 9990369555। कल से हमारी रिस्ट वॉच की भी क्लासेस आ रही है, जो प्रोफेशनल क्लासेस है। इसके बाद कोई इंक्वायरी होगी तो आप मुझे नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हाँ अनु जी बोलिए। अनु दीदी। हेलो, नमस्ते हाँ सर। जी नमस्ते, बोलो। सर ये जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइमिंग नहीं है, तो मतलब उसका फिर कैसे निकालेंगे प्रश्न कुंडली से? देखिए, प्रश्न कुंडली पे अभी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की लिमिटेशन है, बस आप ही समझिए, कर तो सकते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसको कैसे? हाँ, क्वेश्चन के लिए आप प्रश्न कुंडली करेंगे यूज सर? कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे इवेंट के लिए करना है तो मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए सर कैसे करना नहीं है। नहीं, आप बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली की ना, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तब तो आप प्रश्न कुंडली पे लगा सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको।
दीदी जैसे आपके मन में एक सवाल है कि मेरे बच्चे की शादी कब होंगी, शादी का कोई सवाल है, कोई भी सवाल है ऐसा, अगर एक ही सवाल आपके मन में, उसकी पर्सनल कुंडली बना के आंसर कर सकते हैं। जी समझ गए अनु जी? समझ गए आप? आप अनु म्यूट है। दीदी, अनु जी खुद को अनम्यूट करो। सर मैं ये कह रही जो भृगु चक्र बना है उससे रिलेटेड कैसे करेंगे, मतलब हाँ ये हाँ, समझ में आ वही गया। सेम मेथड तब भी अप्लाई करेंगे ना। मैंने कहा ना कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो प्रश्न चार्ट बना के उसको नेटल चार्ट की तरह आप रीड कर सकते हैं, बर्थ चार्ट की तरह, तब भी वो काम करेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी तो थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। और अभी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपन 2-4 दिन में। थैंक यू वेरी मच। जय साईं राम आप सभी लोगों को।